हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा चैप्टर स्टार्ट था हमारा? पिछला वीडियो हमारा कौन से चैप्टर पे गया था? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हमने क्या बात की थी कि वॉल्यूम 1 के ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर करा दिए हैं। अब वॉल्यूम 2 के हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? वॉल्यूम 2 के भी कम से कम 2 चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आप लोग, क्यों बात हुई थी ना कि पहली वॉल्यूम तो हर स्कूल में हर कोचिंग में पढ़ा दी जा रही है, सेकंड बुक जो है कहीं नहीं पढ़ाई जा रही है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू करते, कहाँ से कहाँ तक थे हम? आई थिंक 7 8 क्वेश्चन हमने करा दिया था। हाँ, गैलोनोमीटर वाले क्वेश्चन हमने अटेंड कर चुके हैं। गैलोनोमीटर के क्वेश्चन अटेंड, हाँ एक क्वेश्चन और है, एक बात और है बच्चा। ये जो क्वेश्चन था, ये जो ये वाला क्वेश्चन था, एक क्या क्वेश्चन था, हाँ, इसका आंसर बेटा 1/8 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1/8। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को देखे हैं वो अपने आंसर को करेक्ट कर लेंगे। डाटा अगर पुट करेंगे तो वो 1/8 ही आएगा। मैंने डाटा पुट नहीं किया था, ठीक है, तो सिली मिस्टेक हो गई थी। 2 1 मैंने टिक किया था, एक्चुअली में आंसर इसका 1/8 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा, हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होता है। प्रेशर प्रेशर जो होता है वो क्या, फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और ये जो फोर्स होता है इसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, या थ्रस्ट ही कहते हैं। डायरेक्ट खाली थ्रस्ट लिखिए तो ज्यादा बेटर, ठीक है? और जो स्ट्रेस होता है ये होता है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? तो जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है वो मैग्नीट्यूड उसका हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक? किसके बराबर होगा? अच्छा, ये ना समझ लीजिएगा, ये स्ट्रेस हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात हो रही है। ये नॉर्मल स्ट्रेस की नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अलग होता है, ठीक है? जो ऐसा फोर्स जो पूरे वॉल्यूम पे लगे और उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, ठीक है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एक ही बात होती है, ठीक है? आई होप आप क्लियर समझ में आ रहा है आपको, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप? बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली इलास्टिक मॉड्यूल दैट अप्लाई टू फ्लूइड इज, एक ही देखो, मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय, जो बच्चे मुझसे क्लास में पढ़े हैं उन्हें ये पता है कि मैंने कौन कौन से मॉड्यूल पढ़ाए थे। एक यंग मॉड्यूलस पढ़ाया था, शियर मॉड्यूलस पढ़ाया था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी पढ़ाया है, बल्क मॉड्यूलस भी पढ़ाया है। लेकिन इन चारों में से सिर्फ एक ही है जो फ्लूइड पे मतलब एयर और गैस पे भी एलिजिबल होता है। बाकी एयर और गैस पे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो वो कौन सा है जो सिर्फ तीनों पे लगता है? वो है बल्क मॉड्यूलस बच्चा, बल्क मॉड्यूलस, जिसको जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों पे अप्लाई होता है। और सॉलिड और लिक्विड को ही मिला के कंबाइन में क्या कर देते हैं? फ्लूइड कह देते हैं, ठीक है? और बाकी ये तीनों के तीनों कौन कौन? यंग्स शियर एंड रिजिडिटी, ये तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के हैं। तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के हैं। एक बल्क मॉड्यूलस ही अकेला है जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दोनों तीनों पे अप्लाई होता है, ठीक? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके बोर्ड में। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल, क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल, जल्दी बताइए फटाफट।
आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, बीटा इजकल टू 1/k होता है, और इसकी वैल्यू होती है चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा V बाई बी पर यूनिट प्रेशर चेंज, डेल्टा P बाई बी। ये होता है कंप्रेसिबिलिटी। आंसर क्या आएगा? सी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकेंट होता है। देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या दर्शाता है? सर ये कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है? कंप्रेसिबिलिटी ये दर्शाता है कि कितना मटेरियल कंप्रेसिबल है। जैसे होता है ना कि आप गैस भर दीजिए किसी बलून में, उसको दबाइए तो वो कितना कंप्रेस हो सकता है, ये वही बताता है कंप्रेसिबिलिटी। वर्ड से समझ में आता है, ठीक ना? आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबस्टेंस, सबस्टेंस which can be stretched to cause large strain is called, जिसमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा हो, स्ट्रेन सबसे ज्यादा हो उसको कहते हैं इलास्टोमर। क्या कहते हैं? इलास्टोमर जो होता है उसमें स्ट्रेन ज्यादा फिर से समझो, रबर जो होता है, रबर, रबर इलास्टोमर ही होता है, रबर जो है इलास्टोमर ही होता है। देखो होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है खींचो तो कितना लंबा खींच जाए, तो वो रबर होगा। स्टील नहीं, स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा, मतलब वो कितना विरोध कर सकता है, तो सबसे ज्यादा कौन विरोध करता है? स्टील करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेन मतलब खिंचाव, अगर मान लो कोई फोर्स, कोई लेंथ, मान लो एक रबर ले लीजिए, एक वुड ले लीजिए और एक स्टील ले लीजिए, ये है स्टील, ये है वुड और ये है क्या? आपका रबर, ठीक है। इस पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना लगाया? 10 न्यूटन का। इसको वुड की जगह कुछ और कर लो, क्या कर लिया जाए? चलो कॉपर कर लेते हैं, और इसमें भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो। यहाँ भी बच्चा 10 न्यूटन फोर्स लगा दीजिए, यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए। तो देखेंगे 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ? सर ये जो रबर में डेल्टा एल आया, ये सबसे ज्यादा आएगा, ये डेल्टा एल रबर में सबसे ज्यादा आएगा इन कंपेयर टू कॉपर में और इन कंपेयर टू स्टील में। समझ में आई बात? कॉपर में उससे कम, स्टील में सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ई की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इलास्टोमर इसका आंसर आएगा, और रबर जो होता है एक प्रकार से इलास्टोमर ही होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब आपको अगर याद नहीं है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चा, अगर आपको याद नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं तो कोई भी तुक्का लगा के, कोई भी चीज लगा के आप इसको सही नहीं कर सकते, आपको समझ के, पढ़ के, देख के जाना ही होगा। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। The work done is stretching an elastic wire per unit volume is, or work done is an stretching an elastic wire per unit volume is strain energy in a stretching। strain energy होता है 1/2 stress, 1/2 stress इंटू में strain इंटू में वॉल्यूम, ये तीनों होते हैं। अब कह रहा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को हटा दीजिए, तब क्या आएगा? तब इसकी वैल्यू आएगी स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी 1/2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। ये क्या है? ये पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला है? ये है स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर इसका आ जाएगा बी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओह जस्ट, ओह नो।
चलो नेक्स्ट, शेयरिंग स्ट्रेस चेंज। शेयरिंग स्ट्रेस क्या चेंज करता है सर? शेयर। क्या होता है शेयर? डिटेल में समझेंगे। देखो, एक होता है यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे फोर्स लगा, तो इसकी लेंथ में चेंज हुआ। क्या हुआ? लेंथ खिंच गई। तो इसमें इस समय जो स्ट्रेस आया, मान लो ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, और इसका एरिया ए है, तो ये लेंथ में चेंज हुआ। इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको कहते हैं टेंशन स्ट्रेस। क्या कहते हैं? टेंशन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का भी टेंशन, ये होता है टेंशन, एफ बाई ए। ओके, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेन है ना, हाँ, स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, तो स्ट्रेस जो है दो प्रकार का, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, और एक होता है शियर, एक होता है शियर। लॉन्गिट्यूडनल भी दो प्रकार का, एक होता है टेंशन, टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव, एक होता है क्या? कंप्रेसिव। शियर, देखो, तो ये टेंसाइल समझ में आया, और ये यही है टेंसाइल, ये यही है टेंसाइल। कंप्रेसिव में क्या आएगा? कंप्रेसिव में सर ये मटेरियल ऐसा, अब इसमें फोर्स ऐसा लगेगा, कंप्रेस करना है उसको, साइज को दबा देना, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इस समय जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। फॉर्मूला सबका सेम आएगा, यूनिट सबकी सेम आएगी, यूनिट सबकी सेम आएगी। लेकिन शियर के केस में, शियर क्या होता है? शियर ये होता है, मान लो ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, अब इसमें जो फोर्स है, देखो इसमें इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है या लेंथ के अलोंग लग रहा है, लेकिन इसमें देखो, इसमें जो सरफेस है, जो सरफेस है उसके पैरेलल फोर्स लगेगा, उसके पैरेलल, ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है। जस्ट लाइक आप एक चीज देख सकते हो, जब जब कोई आप बोतल खोलते हैं, ये बोतल है, ये बोतल है, अगर मैं इसको खोलना है तो क्या मैं ऐसे खोल दूंगा? क्या ऐसे खोला जा सकता है? नहीं, मुझे ऐसे खोलना है, यानी कि मैं फोर्स कैसा लगा रहा हूँ? शियर फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? शियर। इसके सरफेस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तब ये बोतल खुल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे फोर्स लगेगा पैरेलल टू सरफेस। ये क्या है इसमें फोर्स लग रहा? पैरेलल, जगह कम है, पैरेलल टू सरफेस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर टाउ से। जब यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टाउ होगा, और ये एफ अपॉन में ए, एरिया कौन सा? ये वाले सरफेस का। तो ये होता है शियर स्ट्रेस। ये क्या चेंज करता है? तो सर ये शेप चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? शेप चेंज करेगा। शियर स्ट्रेस हमेशा याद रखिए, शियर स्ट्रेस मटेरियल का शेप चेंज करता है। क्या चेंज करता है? शेप चेंज करता है, शेप को चेंज करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। shear strain is expressed by shear strain expressed by एंगल ऑफ shear। किससे? एंगल ऑफ shear। ये एंगल ऑफ ट्विस्टिंग होता है, ठीक है। वो ऐसे ट्विस्ट करना, ऐसे बोतल को, जैसे ये है बोतल है, ये ऐसे पकड़ के ये ट्विस्ट करते हैं, ये ट्विस्ट है, ठीक है। एंगल ऑफ shear मतलब ये शेयरिंग करना ऐसे। तो shear strain इज एक्सप्रेस बाय द एंगल ऑफ shear। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, तो ये सब आप करके जाएंगे। When strain is produced in a body within elastic limit, its internal energy. When strain in produced within the elastic limit, in external energy, external energy में क्या अंतर दिखेगा? external energy में क्या अंतर दिखेगा? विदिन, व्हेन स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, क्या इलास्टिक लिमिट के अंदर? देखो मैं इलास्टिक कर्व आपको समझा दे रहा हूं। ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेस, और ये है स्ट्रेन,
कुछ ऐसा होता है माइल्ड स्टील का ग्राफ, ऐसा होता है माइल्ड स्टील का ग्राफ। कुछ इस पॉइंट को ए पॉइंट होता है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। बी पॉइंट को कहते हैं, ठीक है, बी पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। बी जो है ये है इलास्टिक, क्या है, इलास्टिक लिमिट। और ए पॉइंट को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। सी पॉइंट को कहते हैं अपर इल्ड पॉइंट, सी को कहते हैं अपर इल्डिंग इल्ड पॉइंट। डी पॉइंट को कहते हैं लोअर इल्ड पॉइंट, इल्ड पॉइंट, ठीक है। ये जो ई पॉइंट है, इसको कहते हैं नेक पॉइंट, यहाँ पे नेक बनता है। एफ पॉइंट को कहते हैं फ्रैक्चर, क्या कहते हैं, फ्रैक्चर, ठीक है। इतने सारे पॉइंट होते हैं माइल्ड स्टील के इलास्टिक ग्राफ के। सर यहाँ तक यंग्स मॉडुलस वर्क करता है, यहाँ तक यंग मॉडुलस वर्क करता है, यहाँ तक ए से बी तक। और ये सब कुछ नोट्स में आप लोग को कराया गया है, जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन सबको मैंने कराया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक मटेरियल वर्क करता है। इस जगह के बाद जितना भी चेंजेस होगा ये सब प्लास्टिक होता है, ये चेंजेस जो होता है ये प्लास्टिक है। इसके पहले जो चेंजेस है ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक है। इस बी के इधर वाला जितना भी एरिया है ये इलास्टिक है और ये प्लास्टिक है। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द स्ट्रेन इन प्रोड्यूस बॉडी विद द इलास्टिक लिमिट इस इंटरनल एनर्जी सर इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या, 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस तो हो रहा है ना, इलास्टिक लिमिट तक प्रोड्यूस हो चाहे प्लास्टिक लिमिट तक प्रोड्यूस तो हो रहा है ना, तो यानी कि एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। आप लोग अगर बैडमिंटन खेले होंगे तो आप देखे होंगे बैडमिंटन के जो वायर होते हैं जो उसकी वाउंडिंग की जाती है, ठीक है, तो उनको ऑलरेडी टेंशन में रखा जाता है, उसमें लिखा होता है 30 LB, ठीक है, 17 LB 22 LB। जो प्लेयर होते हैं वो जाते हैं दुकान में, उसकी टेंशन को अपने हिसाब से अरेंज कराते हैं। कारण ये है कि इंटरनल अगर टेंशन रहेगा यानी कि उसकी एनर्जी इंटरनल ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, तो जब उस पर कॉक आती है तो वो उसका क्या कहता है, रिएक्शन बहुत तगड़ा आता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, आंसर इसका आ जाएगा सी। ये ग्राफ याद रखिएगा, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे मैंने आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया हूँ, हालांकि बहुत डिटेल चीजें हैं इस ग्राफ में, ठीक है। When the shearing force is applied on the body, then the elastic potential energy is stored in. When remove the force, this energy, देखो shear force is apply, एक बॉडी पे shear force अप्लाई किया, then the elastic potential energy is stored in it. पहले क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट ऑन रिमूव, जैसे ही रिमूव करेंगे फोर्स को। देखो पहले क्या है, कोई भी स्ट्रेस हो कोई भी स्ट्रेन हो एनर्जी तो आएगी। एनर्जी का फॉर्मूले में बेटा यहाँ पे फॉर्मूले में ऐसा नहीं है कि शियर है कि टेंशन है कि कंप्रेशन है, तो सबके लिए तो ये है। अब कह रहा है कि फोर्स को अगर हम रिमूव कर दें, फोर्स को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, जो ये एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, हीट में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, करके जाएंगे आप लोग। When the weight is applied on the metallic wire of the length L and the Young modulus Y, its length is increasing, Y is I, the potential energy stored in the wire per unit volume. ओके, आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 स्ट्रेस इनटू में क्या, स्ट्रेन, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, when some weight is applied in metallic wire length, एक वायर है जिसकी लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है, लेंथ L दिया हुआ है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y दिया है, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y दिया हुआ है, इट्स लेंथ इंक्रीजिंग, वो हाँ, इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ, लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ खींचने के बाद, तो ये है आई, ये है क्या, आई इंक्रीजिंग लेंथ, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम बताना है, आराम से हो जाएगा। देखिए, एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है यंग मॉड्यूलस इनटू में स्ट्रेन, इनटू में क्या होता है, स्ट्रेन। तो इस फॉर्मूले को, इसको याद याद रखो, इसको यहाँ आपने लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू वाई या ई, अगर यंग मॉड्यूलस को मैं अगर यहाँ पे यंग है तो वाई ही लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वाई लिया है, और इसको हम लिखते हैं ई। तो ये आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है, इसकी जगह आपने ये पढ़ा होगा कि सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई और ये एप्सिलॉन, ऐसा पढ़ा होगा, बात एक ही है। अब ये क्या है, स्ट्रेस की जगह इसको रख दो, तो u इज इक्वल टू 1/2, स्ट्रेस की जगह क्या आ गया, यंग मॉड्यूलस इनटू में क्या, स्ट्रेन, और ये भी स्ट्रेन है, तो ये स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 यंग मॉड्यूलस स्ट्रेन का स्क्वायर। सर स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ, क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ, यहाँ पे लेंथ की बात है तो चेंज ऑफ लेंथ ही लेंगे यहाँ, अपॉन में ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ, क्या लेंगे, ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ये क्या होगा, चेंज ऑफ लेंथ क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में आई, आई क्या है, आई जो है वो चेंज ऑफ लेंथ है, आई जो है वो चेंज ऑफ लेंथ है, और एल जो है ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ये आई बाई क्या आ जाएगा, आई बाई एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई बाई एल, आई बाई एल आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, क्या होगा 1/2 वाई इंटू में आई का स्क्वायर अपॉन में एल का स्क्वायर। ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। If the load is increased beyond the strain increase rapidly for even a small change in and the stress, ओहो, ये देखो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी मैंने आपको इलास्टिक कर्व बताया था, फिर से देख लो, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं वो बच्चे ये चीज़ शायद नहीं देखे हों, अगर देखे हैं तो वो रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो बच्चे ये चीज़ पढ़े हैं मुझसे उनको तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। देखिए, एक आता है, ये आता है यील्डिंग पॉइंट, यहाँ ए बताया था मैं, यहाँ बी बताया था, यहाँ सी बताया, यहाँ डी बताया, यहाँ आपको ई बताया, और यहाँ आपको एफ बताया। अब कह रहा इफ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली फॉर इवन स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस में बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा, स्ट्रेस में बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा, फिर भी स्ट्रेन अपने आप खिंचता चला जाएगा, स्ट्रेन अपने आप खिंचता चला जाएगा, तो वो होता है यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट आप देख सकते हो, ये कर्व इधर की तरफ यील्डिंग पॉइंट से ऊंचा ना जाके, ऊंचाई नहीं जा रहा, लेकिन इधर बहुत तेजी से ये खिंचता है, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, यील्डिंग पॉइंट कहते हैं। यील्डिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही यही होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लें, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन एंजॉय किए हैं,
मजा आया है करने में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए, 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सारे चैप्टर के वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले मैं प्रोवाइड कर सकूं। और ये नहीं कि किसी क्वेश्चन में मैं 10 क्वेश्चन बनाऊंगा, किसी भी चैप्टर में हर क्वेश्चन चैप्टर में आपको 40 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।